विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय भतरौज खान अल्मोड़ा में बीए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको अज्ञे द्वारा रचित कलेगी बाजरे की कविता का अर्थ बताने जा रही हूँ। यह अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदिनी या चंपे की कली जैसे पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से करते हैं। उनके अनुसार हरी घास और बाजरा प्रेमिका की सुंदरता के निकट हैं। ये दोनों चीज़ शहरवासियों के लिए जूही के फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। कवि इन दोनों की सादगी भरी दशा से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो सारी सृष्टि को अपने निकट महसूस करते हैं। आइए कलेगी बाजरे कविता का अर्थ जानते हैं। हरी बिछली घास दौलती कलेगी छरहरे बाजरे की। बिछली मतलब फिसलन या चिकनी, दौलती हिलती हुई, कलेगी मतलब बाली या ऊपरी हिस्सा, छरहरे दुबली पतले, बाजरा एक प्रकार का अनाज। यहाँ कवि अपनी प्रेमिका को चिकनी हरी घास या पतले से हिलते हुए बाजरे की बाली कहना चाहता है। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। अगर मैं तुमको ललाती सांच के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। ललाती मतलब लाल होती हुई, तारिका तारा या नक्षत्र। यहाँ पर कवि प्रश्न करता है अपनी प्रेमिका से कि अगर मैं तुमको आकाश में चमकने वाली लाल तारिका नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई टकटकी कली चंपे की बगैर, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। शरद मतलब मानसून के बाद का समय, अक्टूबर और नवंबर का समय। निहार मतलब कि पाला, कोहरा या पाला। कुई जो है एक प्रकार का जली पौधा होता है जो कमल के समान दिखता है लेकिन आकार में उससे छोटा होता है। टकटकी ताज़ा, उथला कम गहरा। अब इसमें यहाँ पर कवि कह रहा है कि तारिका अगर नहीं कहता, या शरद ऋतु में कोहरे या पाले से ढकी हुई कुमुदिनी या टकटके यानी कि चंपे की ताज़ा खिली कली नहीं कहता, इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा प्यार कम उथला या कम गहराई वाला, या मेरे हृदय की भावनाएं सूनी हैं। अगर मैं तुमको कुमुदिनी नहीं कहता तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए भावनाएं कम हैं, या मेरा प्यार तुम्हारे प्रति मैला हो गया है या बासी हो गया है, बल्कि केवल यही उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ। ठीक है, यहाँ पर उपमान आया है तो उपमा अलंकार से संबंधित है। यहाँ पर उपमा अलंकार है तो हमें सबसे पहले उपमा अलंकार को समझना होगा। जहाँ दो चीज़ों की तुलना होती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, उपमेय जिसके साथ तुलना होती है। जैसे मैं कहूँ कि पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर पद्मावती उपमेय हो गई और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। इस कविता में कवि ये कह रहे हैं कि ये जो बदलाव का कारण है, ये जो उपमान हैं तारा, चंपे की कली, कुमुदिनी, ये सब क्या हैं, पुराने हैं, बासी हो गए हैं।
यहाँ कवि और कहना चाहता है कि जितने भी कवि हैं सब ने कुमुदिनी, चंपे की कली इत्यादि का इतना ज़्यादा प्रयोग कर दिया है कि ये सब क्या है, पुराने हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ। यहाँ पर अपनी प्रेमिका की तुलना कवि किससे कर रहे हैं, हरी घास से और बाजरे की बाली से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ। देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ। ठीक है, प्रतीक यहाँ पर जो आया है उसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात का अर्थ प्रकट करना है, किसी शब्द का। जैसे मैं कहूँ दीपक, दीपक आशा का प्रतीक है, अंधेरा निराशा का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये उपमान इतने मैले हो गए हैं कि सब इन्हें छोड़कर चले गए हैं, कूच यानी कि प्रस्थान कर गए हैं। अब है, कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के। ठीक है, यहाँ पर बासन मतलब बर्तन होता है, मुलमा मतलब बर्तन के पर चढ़ा पानी या चमक कहेंगे। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि यदि हम बर्तन ज़्यादा घिसते हैं तो उसकी चमक क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे उसकी चमक ख़त्म होने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से कवियों द्वारा इन प्रतीकों का इतना ज़्यादा प्रयोग हो गया है कि इनकी चमक भी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के। आगे कवि प्रेमिका से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम समझ नहीं पाओगी, तुम्हारे जो सौंदर्य है या रूप है वो इन दो चीज़ों के निकट है, एक चिकनी हरी घास और दूसरा पतली लहराती बाजरे की बाली, इसलिए इनके साथ तुम्हारी तुलना करना अनुचित नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि पिछली घास हो तुम, लहराती हवा में गलेगी छर्रे बाजरे की, कितने अपने और स्वाभाविक और निजीपन से मैं इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है, निजीपन से, सहज गहरे बोझ से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कितने अपने और स्वाभाविक और चिंतन बोझ से मैं इस बात को कह रहा हूँ। अगर मैं इस बात को कहूँ कि तुम चिकनी फिसली हरी घास या लहराती हवा में झूमती कलगी बाजरे की बाली हो, तो इस बात को देखना चाहिए कि मैं किस गहरे भाव से तुम्हें इन प्रतीकों से जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें पुराने प्रतीकों से ना जोड़कर नए प्रतीकों से तुम्हारी तुलना करूं, जैसे पिछली हरी घास या लहराती हवा में कलेगी बाजरे की बाली से, तो तुम्हें यह देखना चाहिए कि मेरा कहने का भाव क्या है, मेरे अंदर की जो भीतर की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, उसे तुम्हें देखना चाहिए, ना कि ये उपमान को आपको देखना चाहिए। तो मेरे भाव को, मेरी संवेदना को तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पद देख लेते हैं। आज हम सहरातियों को पालतू मालच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदाय का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक पिछली घास। सहराती मतलब शहरवासी, पालतू घरेलू, मालच फूलों का बगीचा, यह एक बंगाली शब्द है। सृष्टि संसार, औदाय मतलब उदारता, पीठिका मतलब आधार या पृष्ठभूमि। ठीक है, अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शहर में रहने वालों ने घर में रहकर ही जूही के फूलों का बगीचा, मालच बगीचा जो संवारा है, जो देखने में बहुत सुंदर है, या सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदाय अर्थात उदारता का
या सच्चाई का या प्यार का प्रतीक पिछली घास है। वो शहर में रहने वालों के लिए इस संसार की विशालता, संसार की समृद्धि, इंसान के खुलेपन की प्रतीक है या सूचक है। यहाँ शरद ऋतु की सांझ के सूने आकाश का पीठिका मतलब आधार है वह छररी बाजरे की बाली जो शहर में रहने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए जूही के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, दौलती कलेगी अलगी बाजरे की। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि जो शहर में लोगों ने अपने मकानों पर छोटा सा जो बगीचा बनाया है जिसमें जूही के फूल लगाए हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जो ऐश्वर्य का, विस्तार का, उदारता का प्रतीक है, लेकिन उनसे भी कहीं बढ़कर पिछली घास यानी कि वो हरी चिकनी घास है जो किसका आधार है, शरद ऋतु के सांझ में गुनगुने यानी कि गगन की जो आकाश की आधार, जो आकाश का आधार है वो क्या है, दौलती कलेगी यानी कि हिलती डुलती बाजरे की बाली है, छरेरे बाजरे की बाली है जो जूही के फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है और दुनिया की विशालता को समझने का माध्यम है, क्योंकि ये दोनों ही लोक जीवन या लोक संस्कृति का हिस्सा है जिसमें शहरी लोग दूर होते हैं। अब है इसका तीसरा, हम देख लेते हैं। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। संस्कृति मतलब सृष्टि, संसार। इस पंक्ति को कवि पूरी सृष्टि के साथ जोड़ते हैं। सचमुच जब मैं इन दो चीज़ों को देखता हूँ, चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली को, तो यह जो खुलापन है या सूनापन है इस सृष्टि में, यह सब घना बनकर एक दूसरे से सिमटने लगता है, अर्थात मुझे सारी सृष्टि अपने आसपास महसूस होने लगती है। इन दो चीज़ों के माध्यम से मैं अपने में चुपचाप समर्पित कर देता हूँ, यानी कि अपने आप को सृष्टि के ऊपर समर्पित कर देता हूँ। इन प्रतीकों के आगे कवि कहते हैं कि शब्दों के माध्यम से हम सुंदर अभिव्यक्ति करके लोगों में जादू सा उत्पन्न कर देते हैं, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। कवि प्रश्न करते हैं कि शब्दों के माध्यम से जादू पैदा किया जा सकता है, लेकिन ये जो मैं चुपचाप रहकर अपने आप को सृष्टि पर निछावर कर देता हूँ या समर्पित कर देता हूँ, सौंदर्य के प्रति, प्रेम के प्रति, सारी सृष्टि के प्रति या प्रकृति के प्रति, तो क्या ये समर्पण कुछ नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, अर्थात इसका भी अपना महत्व है शब्दों के जादू से बढ़कर। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि शब्दों से अभिव्यक्ति करके जादू पैदा किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं चुपचाप रहकर भी सृष्टि को अपने आप को समर्पित करता हूँ तो वो भी क्या है, शब्दों के जादू से बढ़कर है। ठीक है, यहीं पे ये कविता समाप्त होती है।